तो हाय एवरीवन। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियां भारत में आई और यहीं पर बस गईं और यहाँ की पूरी सैन्य शक्ति, आर्थिक सारे भारत के सभी चीज़ों पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो उन्होंने नियंत्रण करने के लिए कुछ पॉलिसीज अपनाई जिसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से समझिएगा और पेन कॉपी लेकर उसे नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। तो बेसिकली ब्रिटिश ने 6 रूल को फॉलो किया इंडिया में अपना आधिपत्य जमाने के लिए, जिसमें से सबसे पहला जो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। अच्छा, ये सब जितने भी हैं इन सभी के बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ समझना है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यापकता का सिद्धांत, या फिर इसको बोलते हैं राज्य हड़प की नीति। नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं वो पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, मतलब सहायता करने के बदले उनकी कुछ डिमांडें थी, उनके बारे में। थर्ड जो हमारा है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिसे आप जानते हैं, जिसकी वजह से आज मतलब हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ा, आज पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, तो ये सब। नेक्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये हम लोग स्पेशल एक चैप्टर ही इसके ऊपर है, तो हम लोग उसमें इसे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे, समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था इकोनॉमिक पॉलिसी। इसने भारत की कमर तोड़ दी, ऐसा कहा जा सकता है। इसके ऊपर हमारे एक पारसी व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी, उन्होंने किताब भी लिखा था, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे जाकर। लास्ट, जिस कारण से हमारे किसानों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कमर्शलाइज कर दिया गया, मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया और व्यापारिक उसे बना दिया गया। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट जिसे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्थायी बंदोबस्त। दूसरा रैयतवाड़ी सेटलमेंट, हिंदी में भी वही बोला जाता है। और थर्ड महलवाड़ी सेटलमेंट, जिसे हिंदी में भी महलवाड़ी ही कहा जाता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग उससे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला अगर बात किया जाए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे बोलते हैं राज्य हड़प नीति या फिर व्यापकता का सिद्धांत। सबसे पहले इसके जन्मदाता कौन थे? जन्मदाता बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज अंग्रेजों ने जीता? सबसे पहला सतारा, बघाट, झांसी, जैतपुर, उसके बाद संभलपुर, फिर नागपुर, और सबसे अंत में उदयपुर। तो राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था क्या? तो इसके अंतर्गत ये राजाओं से करार कराया जाता था कि अगर आपकी खुद की संतान नहीं हुई जो इस राज्य का उत्तराधिकारी हो, तो अंत में वो राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसी के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई, मतलब झांसी की रानी, का भी राज ले लिया गया। तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सबसे पहला जगह कौन सा था जिसे अंग्रेजों ने इसके तहत जीता? सतारा। उसके बाद बघाट, झांसी, जैतपुर, संभलपुर, नागपुर और उदयपुर। सबसे पहला याद रखिएगा, और किसने स्टार्ट किया वो याद रखिएगा। इसके बारे में ज्यादा नहीं, इतना ही जानना है। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरा, तो सब्सिडरी अलायंस, जिसे हिंदी में बोला जाता है सहायक संधि। हिंदी में बोला जाता है सहायक संधि। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो ये समझिए कि इसे स्टार्ट किसने किया था? तो इसे स्टार्ट किया था डुप्ले ने। ध्यान रखिएगा, इसे स्टार्ट किसने किया था? डुप्ले ने। मगर इसका बहुत बड़े पैमाने पर जो इस्तेमाल किया, बहुत बड़े पैमाने पर जो यूज किया इसका, बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग, बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, ये पॉइंट याद रखिएगा।
वेलेजली। सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? तो डुप्ले ने। मगर इसका बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल किसने किया? तो लॉर्ड वेलेजली। इसके अंतर्गत होता क्या था, किसी भी राज्य में सेना के अलावा अंग्रेजी सेना को, अंग्रेजों के जो भी सैनिक हैं उन्हें रखा जाएगा, तथा उसके साथ उनका सारा खाना पीना सब कुछ रियासत ही देखेगी। मतलब जिस राज्य में भी ये लोग रह रहे हैं, जिस रियासत में भी ये लोग रह रहे हैं, इनका खाना पीना तनख्वाह वगैरह सब वो राज्य ही देंगे, सबसे पहला। उसके बाद इनका किसी भी तरीके का फॉरेन पॉलिसी हो, किसी दूसरे देश से व्यापार करना हो, बात करना हो, उससे किसी प्रकार का संबंध रखना हो, तो इन सभी चीज़ों का परमिशन अंग्रेजों से लेना पड़ेगा। तो ये था सहायक संधि। इसके अंतर्गत सबसे पहले कौन सा राज्य था जिसे इन लोगों ने जीता? सबसे पहला था हैदराबाद। ये याद रखिएगा, सबसे पहला सहायक संधि का शिकार होने वाला कौन सा राज्य था? हैदराबाद। फिर सिंधिया, अवध, जयपुर, जोधपुर, पेशवा, बूंदी, और भी बहुत सारे थे, मैसूर, और लास्ट तंजौर। तो इतने जगह थे जिन्हें अंग्रेजों ने सहायक संधि के अंतर्गत जीता था। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्ट किसने किया? डुप्ले। बड़े पैमाने पे किसने चलाया? लॉर्ड वेलेजली। इसके अंतर्गत क्या था? जितने भी अंग्रेज सैनिक होंगे वो रहेंगे उसी रियासत के अंतर्गत। उनका खाना पीना तनख्वाह सब राज्य देगी, मतलब राजा के द्वारा दिया जाएगा। उनके राज्य का फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, सारा कंट्रोल अंग्रेज करेंगे। ये था सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। इसके बाद अगर देखा जाए इकोनॉमिक काउजेज में, अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक काउजेज में सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? स्थायी बंदोबस्त। तो हम इंडिया का सबसे बड़ा जो रीढ़ का हड्डी जो डैमेज कर दिया गया वो इन्हीं इकोनॉमिक का पॉलिसीज के वजह से, जिसके अंतर्गत सबसे पहला परमानेंट सेटलमेंट, हिंदी में बोला जाता है स्थायी बंदोबस्त। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो अच्छे से इसे समझिएगा। इस्टेब्लिश कब किया गया? 1793। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट कब हुआ? 1793 में। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। इसके अंतर्गत जो टैक्स लिया जाता था, टैक्स होता था वो 10/11 होता था ब्रिटिश का, और 1/11 जमींदार का। मतलब कि अगर 11 रुपया टैक्स लिया जा रहा है, जिसमें से 10 रुपया अंग्रेज के पास जाता था और 1 रुपया जमींदार के पास जाता था। और ये इसका स्थायी बंदोबस्त का डायरेक्ट जो बातचीत होता था वो डायरेक्ट किसानों से या लोगों से नहीं होता था। इसका जो सारा दामोदार था वो जमींदार के ऊपर था। जमींदार टैक्स वसूलेंगे और ले जाकर अंग्रेजों तक पहुंचाएंगे। पर इसके अंदर भी रूल था, जमींदार जो होंगे वो सूर्य डूबने से पहले पैसा अंग्रेजों तक पहुंचाएंगे। ध्यान रखिएगा, जमींदार जो होगा वो सूर्य के डूबने से पहले पैसा अंग्रेजों तक पहुंच जाना चाहिए। इसलिए इसे और किस नाम से जाना जाता है? सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कितने परसेंट भारत है, कितने परसेंट भाग बताइए। अगर टफ क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो यहां से ये बनाया जा सकता है, भारत के 19% भाग पर जमीनी स्तर पर यह स्थायी बंदोबस्त लगा हुआ था। यह ध्यान रखिएगा।
तो इसीलिए इसको जमींदारी बंदोबस्त भी बोला जाता था, क्योंकि इसमें मेन जो किसके अंतर्गत था, तो जमींदार के अंतर्गत था, इसलिए इसे सूर्यास्त का नियम या फिर जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दूसरे पॉइंट के ऊपर, रैयतवाड़ी, हिंदी में भी इसे यही बोला जाता है, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी, रैयत मतलब होता है किसान, यानी इसमें क्या हो गया, जमींदार को हटा दिया गया बीच से, बिचौलिए जैसा, बिचौलिए का काम जो जमींदार का था उसे हटा दिया गया, डायरेक्ट बात किससे होने लगा, किसान से होने लगा। इसे स्टार्ट किसने किया था, 1792 में इसे स्टार्ट किया था कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। इसमें टैक्स क्या था, टैक्स कितना लिया जाता था, टैक्स 1/3 लिया जाता था, मतलब 33% टैक्स लिया जाता था। ये डायरेक्ट किसानों के साथ सेटलमेंट था। भारत के कितने परसेंट भूभाग पे था, तो भारत के 51% भूभाग पे था। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त भारत के अलग क्षेत्र में चल रहा था और रैयतवाड़ी अलग क्षेत्र में चल रहा था। तो रैयतवाड़ी किस किस क्षेत्र में चल रहा था ये भी ध्यान रखिएगा, बंबई, बंबई, मद्रास और तमिलनाडु, और छोटे मोटे जगह पर चल रहा था, मगर ये हमारा मेनली प्लेसेस थे। ध्यान रखिए, रैयतवाड़ी मतलब डायरेक्ट किसानों से सेटलमेंट 1792 में स्टैब्लिश हुआ, स्टार्ट हुआ। किसने किसने किया, थॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने। टैक्स 1/3 मतलब 33%। भारत के कितने परसेंट भाग पर लगा हुआ था, 51% भाग पर लगा हुआ था। मुख्यतः किन किन जगहों पर लगा हुआ था, तो बंबई, मद्रास और तमिलनाडु के क्षेत्र में लगा हुआ था। अगर इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, तो रैयतवाड़ी के बाद महलवाड़ी। तो महल का सीधा अर्थ ही है गांव, महल का, इसे हिंदी में भी यही बोला जाता है, महलवाड़ी, महलवाड़ी। तो महल का सीधा शब्दों में अर्थ ही होता है गांव, मतलब कि ये टैक्स किससे लिया जाता था, पूरे गांव से लिया जाता था। इसे स्टैब्लिश कब किया गया, 1822 में। किसने किया था, तो लॉर्ड मैकेंजी, लॉर्ड मैकेंजी, ये ध्यान रखिएगा, इसे स्टार्ट किसने किया था, लॉर्ड मैकेंजी ने। ये भारत के कितने परसेंट भाग पर था, भारत के 30% भाग पर ये लगा हुआ था। टैक्स कितना लिया जाता था, टैक्स 1/3 भी लिया जाता था, या बहुत जगहों पर 2/3 भी दिखेगा, मतलब 50% या 66% इतना टैक्स लिया जाता था। तो ये कहां कहां लगा हुआ था, यूपी, एमपी, आगरा और भारत के मध्य भाग में, मध्य भाग में। इसमें सेटलमेंट किसके साथ है, तो चूंकि गांव का बात है तो गांव का हेड कौन होता है, मुखिया। तो इसमें सेटलमेंट किसके साथ होता था, मुखिया के साथ होता था। तो ये था हमारा महलवाड़ी सिस्टम, 1822 में स्टैब्लिश हुआ लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा। 30% भारत के भाग पर लगाया गया था, 1/2 या 2/3 टैक्स दिया जाता था। यूपी, एमपी, आगरा और मध्य भारत में ये लगा हुआ था टैक्स। ये किससे लिया जाता था, लिया जाता था मुखिया से, गांव के मुखिया से। नेक्स्ट हम लोग बात किए इकोनॉमिक काउज में, तो इतने ही थे, मगर ये बहुत हमारे भारत को तोड़ने का काम किया था जितने भी इकोनॉमिक काउज थे। एक और बहुत बड़ा फैक्टर था अंग्रेजों का, हमारे एग्रीकल्चर को, मतलब कृषि को इन्होंने कमर्शलाइजेशन कर दिया, मतलब कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, कृषि का वाणिज्यीकरण, मतलब बहुत ज्यादा व्यापार के लिए कृषि का यूज किया जाने लगा।
तो ये इतना आप ध्यान रखिएगा, इतने पॉलिसीज के अंतर्गत अंग्रेजों ने हम लोगों पर राज किया, हम लोग के ऊपर पूरे तरीके से अपना आधिपत्य जमा लिया। तो इसके आगे का हम और आगे की वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के भी शेयर करें।